नमस्कार दोस्तों, स्टडी मटेरियल में मैं आशुतोष आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। जैसे कि हमारी सीरीज चल रही थी आरआरबी एनटीपीसी टारगेट 15 दिसंबर रीजनिंग क्रैश कोर्स, तो उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर मैं आप लोगों के सामने रीजनिंग के क्रैश कोर्स में काफ़ी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, जो आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं, उनको लेके आया हूँ मैं। और ये सीरीज़ मैंने शुरू की हुई है तो एग्ज़ाम तक चलेगी सीरीज़। और अगर आप इस वीडियो को देखते हो डेली बेसिस पे तो आप इतनी प्रैक्टिस कर लोगे कि एग्ज़ाम में आपको दिक्कत नहीं होगी। तो बिना समय को नष्ट किए हुए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ। तो चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन ब्लड रिलेशन का है और इस वीडियो से आपको ये भी पता चलेगा कि किस तरीके से किस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि चैप्टर तो बहुत सारे हैं, रीजनिंग में काफ़ी सारे चैप्टर हैं और सारे चैप्टर को कवर करना पॉसिबल नहीं हो पाता है सॉरी। और ऐसा संभव है नहीं कि सारे चैप्टर को आप जो है कवर करो और सारे चैप्टर के क्वेश्चन आपको याद रहे। लेकिन एग्ज़ाम में कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है, उस चैप्टर को अगर आप समझ जाओगे, केवल उसी चैप्टर को पढ़ोगे, तो आपके पास टाइम ज़्यादा हो जाएगा और जो मटेरियल रहेगा वो कम हो जाएगा, यानी कि सॉलिड मटेरियल रहेगा। तो आप फोकस कर पाओगे कि हमें पढ़ना कहाँ है और छोड़ना कौन सा है। तो एग्ज़ाम में सारे क्वेश्चन करने से सिलेक्शन नहीं होता है, ये बात मैं आप लोगों को बता दूं। अगर आप 100 में से 100 करके आओगे तो डेफिनेटली 100 में से 100 सही नहीं होगा किसी भी कीमत पे। कुछ क्वेश्चन होते हैं स्किप करने वाले होते हैं, और अगर आप ये सीख गए कि कौन सा क्वेश्चन स्किप करना है, कौन सा क्वेश्चन करना है, तो आप जो है ज़रूर सफल हो जाओगे। और एक चीज़ और इसमें ये भी ध्यान देने वाली बात होती है कि कहाँ से पढ़ें, कहाँ से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आते हैं। तो अगर आप मेरे इस वीडियो को डेली बेसिस पे देखते होंगे तो आपको ज़रूर पता चल जाएगा कि कहाँ से क्वेश्चन में जो है बिल्कुल एग्ज़ाम पैटर्न का मैं क्वेश्चन सेट करता हूँ, जो आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा सेम वैसे उसी तरीके से मैं क्वेश्चन को सेट करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम को नष्ट किए हुए। पहला क्वेश्चन है, एक परिवार के 6 सदस्य एक कंपनी में काम करते हैं। एस का बेटा जेड है, बी एस से विवाहित है, वाई और एस भाई बहन या भाई भाई या बहन बहन है, डी जेड का भाई है, एफ वी की बेटी है, वाई एक पुरुष है, जेड की माँ एस नहीं है, तो डी वाई से कैसे संबंधित है। तो सिंपल सा हलवा सा क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, बिल्कुल आप ध्यान से देखिएगा कि किस तरीके से मैं फैमिली ट्री बनाता हूँ। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैं कुछ बेसिक चीज़ें आपको बता देता हूँ। अगर आपने हमारी फर्स्ट वीडियो देखी होगी तो आपको जो है चीज़ें पता होंगी, लेकिन नहीं है तभी मैं बेसिक चीज़ें बता देता हूँ। अगर आपको सेटिंग अरेंजमेंट या पजल में दिक्कत है तो उसके लिए मैंने अलग से सीरीज स्टार्ट की हुई है, आप जाकर प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो सर्किल को मैं डिनोट करूँगा फीमेल से, ध्यान से सुनिएगा, और स्क्वायर से मैं डिनोट करूँगा मेल से। बस इन्हीं दो साइन की मैं यूज़ करूँगा सॉल्व करने में। उसके बाद फिर कुछ और साइन है, जैसे कि अगर मैं इस तरीके से सिंगल खींचता हूँ तो इसका मतलब ये है कि ये इसकी बहन हो गई और ये इसका भाई हो गया, या फिर ये बहन बहन हो गई, या फिर ये भाई और भाई हो गई अगर सिंगल इस तरीके से लगा हुआ है। तो अगर डबल लगा हुआ है तो अब इस तरीके से, तो डबल अगर लगा हुआ है तो ये एक जो है फीमेल होगा एक मेल होगा, तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका मेल, यानी कि हस्बैंड एंड वाइफ, ये वाइफ हो जाएगी और ये हस्बैंड हो जाएगा। डबल अगर लगा हुआ है तो हस्बैंड एंड वाइफ। अब अगर मैं बात करूँ वर्टिकल अगर लगा हुआ है तो हॉरिजॉन्टल था, अगर वर्टिकल ऐसे लगा हुआ है और यहाँ पर इस तरीके से लिखा हो या इस तरीके से, तो या तो लड़का होगा या फिर लड़की होगी, यानी कि ये फादर या मदर होगा, ये सन या डॉटर होगा। तो इस तरीके से आप ध्यान रखिएगा। तो इसमें कुछ नहीं कर रहा है, इसमें कह रहे हैं एस का बेटा जेड है, एस का जो बेटा है वो कौन होगा, जेड होगा, यहाँ पे मैंने बना दिया, ठीक। उसके बाद फिर कह रहे हैं कि बी एस से विवाहित है, वी जो है वो एस से विवाहित है, लेकिन अभी हमें और कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है कि मेल है या फीमेल, बस सिर्फ इतनी इन्फॉर्मेशन है कि एस और बी की शादी हो रखी है। वाई और एस भाई या बहन या भाई भाई या बहन बहन है, ये हमें पता नहीं है। अब हमने यहाँ पे बिठा दिया वाई को, ठीक। फिर डी जो है वो जेड का भाई है, डी कौन हो जाएगा, जेड का
भाई हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर, ये सारी चीज़ें। उसके बाद फिर कह रहा है कि एफ वी की बेटी है, एफ बी की बेटी है, तो यहाँ पर एफ को मैंने बना दिया, ये हो गई बेटी। ठीक, अब डी और जेड ये भाई हो गए किसके, एफ के, और एफ होगी बहन किसकी, डी और जेड की। फिर आगे कह रहा है वाई एक पुरुष है, वाई एक क्या हो गया, पुरुष हो गया। लेकिन अभी भी हमें एस और बी के जो है बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिली कि मेल है या फीमेल। लेकिन आगे लाइन अगर आप पढ़ोगे तो जेड की माँ एस नहीं है, जेड की माँ एस नहीं है, तो जाहिर सी बात है क्या हो जाएगा, फादर हो जाएगा। जब माँ नहीं है तो जाहिर सी बात ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, फादर हो जाएगा, और ए क्या हो जाएगी, माँ हो जाएगी। अब इसमें पूछा गया है कि डी वाई से किस प्रकार संबंधित है, कौन, डी, तो डी वाई से किस प्रकार संबंधित है, ये रहा डी और ये रहा वाई, तो डी क्या हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर जो है कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है, यहाँ पर ऑप्शन सी अगर आप ध्यान से देखोगे तो भतीजा या भांजा, तो यही राइट आपका आंसर हो जाएगा, भतीजा या फिर भांजा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आई होप की चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। समीर और रमन हवाई अड्डे पर मिले। ठीक है, कोई बात नहीं, मिलने दो भैया, हम कहें रोकें। समीर एक महिला के साथ था, रहने दो, कुछ भी नहीं बोलना है, बोलने लायक है नहीं, जमाना ऐसे चल रहा है। ठीक है, आगे चलो। समीर एक महिला के साथ था, रहने दो भैया, वो जाने वो जाने। उसने उस महिला का रमन से यह कहते हुए परिचय कराया, उसका पिता मेरी माँ की सास का भाई है, महिला समीर से कैसे संबंधित है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, अगर आपने इसको समझ लिया तो विद इन 10 सेकेंड आप इसका आंसर जो है ईजिली दे पाओगे। देखो ये सारी चीज़ें तो छोड़ दो, यहाँ तक तो छोड़ दो, हवाई अड्डा उड्डा छोड़ दो। समीर एक महिला के साथ था, ठीक है, ये वाली चीज़ें पकड़ो। उसने उस महिला का रमन से यह कहते हुए परिचय कराया, कौन, समीर। समीर ने उस महिला से कहा, किस महिला से, जिसके साथ वो एयरपोर्ट पे था, हवाई अड्डे पे था। रमन से यह कहते हुए परिचय कराया कि उसका पिता मेरी अच्छा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, थोड़ा कंफ्यूज हो गया मैं। हाँ, समीर एक महिला के साथ था, ठीक है। उसने उस महिला का, किस महिला का, जो उसके साथ है, समीर के साथ जो महिला है, उसने उस महिला का परिचय कराया किससे, रमन से। तो रमन से यह कहते हुए कहा, कौन, समीर रमन से ये बोला कि उसका पति, और सॉरी उसका पिता, किसका, इस महिला का। अब ये महिला हो गई और इसका पिता हो गया, ठीक है, इस तरीके से ये फादर हो गया, ये महिला हो गई, ये वुमेन वो होगी जिसके बारे में बोल रहा है। उसका पिता मेरी माँ की सास का भाई, किसके माँ की, समीर, यहाँ पर समीर हो गया, समीर की माँ हो गई और समीर की माँ हो गई, तो यहाँ पर समीर का पिता हो गया, और समीर का जब पिता हो गया तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर समीर की माँ हो, समीर की क्या होगी, दादी होगी, ये हो गया समीर, ठीक है, यहाँ पर समीर हो गया। तो समीर की माँ और उसका पिता हो गया, कौन, समीर का पिता, और समीर के पिता की माँ, कह रहा कि उसका पिता मेरी माँ की सास। अब समीर की माँ की सास कौन लगेगी, समीर के पिता की माँ। सास का भाई कौन, ये क्या है, भाई और बहन है, ये क्या है, भाई और बहन है। तो महिला समीर से किस प्रकार संबंधित है, तो महिला समीर से सीधा सा फंडा है, आंटी है, क्या हो जाएगी, आंटी। महिला समीर से किस प्रकार संबंधित हो, आंटी हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आंटी। तो अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। PSMO, यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है, सिमिलरिटी का क्वेश्चन है। ये देखिए क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है, क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा यही आपको बताना है और कुछ नहीं करना है, सिंपल सा है। अब अगर जिन लोगों को नंबरिंग आती होगी वो लोग इस क्वेश्चन को इजीली कर पाएंगे। अब सबसे बड़ा सवाल कि नंबरिंग कैसे पता, नंबरिंग कैसे पता करेंगे, तो नंबरिंग यहाँ पे लिख लो इस तरीके से, A B C D E F G H I J K L और M, और M से फिर रिवर्स मार दो,
एम के नीचे एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। ठीक, तो इससे दो फायदा होगा आपका, एक तो नंबर आपको याद हो जाएगा, दूसरा अपोजिट भी पता चल जाएगा। अब ए का नंबर कितना होता है 1, वी का 2, और वी के अपोजिट में क्या होता है वाई, और वाई का नंबर कितना होता है 25, और जेड का नंबर कितना होता है 26, और ए और जेड अपोजिट होते हैं। सी का 3 होता है और सी के अपोजिट में एक्स होता है जिसका नंबर होता है 24। तो ये अपोजिट भी पता चल जाएगा आपको इस तरीके से, और नंबर भी पता चल जाएगा। डी का 4, ई का 5, एफ का 6 और जी का 7, एच का 8, आई का 9 और एम का 13, के का 11 और जे का 10 और एल का 12। ये क्लियर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप अगर एग्ज़ाम में अगर आपको याद भी नहीं है तो जो पेपर मिलेगा आपको वाइट पेपर, उस पर छोटा छोटा लिख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर मैं चलता हूँ। अब देखो P का नंबर कितना होता है 16, अभी मैंने बताया। तो P का नंबर होता है 16। ये ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही जो है टिपिकल नहीं कह सकते हैं, लेकिन थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। इसमें जो है टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है। ये एक नंबर का क्वेश्चन है लेकिन फंसाने वाला क्वेश्चन है। अब देखो P और इसमें ये दिखाना रहता है कि जिस प्रकार ये इससे रिलेट करता है उसी प्रकार ही इससे रिलेट करना चाहिए। अब ध्यान से देखो, अगर आप कुछ भी कर रहे हो ना, आप इसमें रिलेशन नहीं लगा सकते। P की अगर बात करूँ तो P की वैल्यू होती है 16 और G की वैल्यू होती है 7। तो कह दो कि सर 16 में से जो है हमने 9 घटा दिया 7 आ गया, लेकिन S में से कितना घटाओगे कि 13 आ जाएगा, और फिर M में से कितना घटाओगे 1 आएगा। है ना फंसने वाला मैटर। तो इसमें कुछ भी नहीं करना, आप ध्यान से देखोगे कि P की वैल्यू है 16 और G की वैल्यू है 7। अब देखो ध्यान से सुनना इसको, P की जो प्लेस वैल्यू 16 है वो अगर हम P से काउंट करें और G तक जाएं तो हमें 16 ही अल्फ़ाबेट नंबर मिलेंगे। कितने, सॉरी नंबर नहीं, अल्फ़ाबेट मिलेंगे। कितने? P और G के बीच में अगर हम P से आगे की तरफ चलें G के लिए तो हमें 16 ही अल्फ़ाबेट मिलेंगे। कैसे? आप काउंट करके दिखाओ। तो काउंट करके दिखा रहा हूँ मैं। देखो P के बाद क्या आता है Q, Q के बाद क्या आएगा R S T U V W X Y Z, Z आ गया। अब Z के बाद A B C D E F G। ठीक है, G तो हमें काउंट करने नहीं है, P भी काउंट नहीं करना। अब काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो P की जो प्लेस वैल्यू है वो 16 है और P और G के बीच में उतने ही क्या है अल्फ़ाबेट हैं। तो आई होप कि क्लियर हो रहा होगा। अब अगर मैं S की बात करूँ तो S की प्लेस वैल्यू कितनी है 19 और यहाँ पर M की प्लेस वैल्यू कितनी है 13। तो S और M के बीच में 19 अल्फ़ाबेट अवेलेबल है। उसके बाद O और M की अगर मैं बात करूँ और A की बात करूँ तो M की प्लेस वैल्यू 13 और M और A के बीच में 13 अल्फ़ाबेट है। तो सिंपल सा तरीका आपको करना है कि ऐसा हमें ढूंढना है कि जो H की प्लेस वैल्यू कितनी है 8। अब हमें H और किस अल्फ़ाबेट में 8 अल्फ़ाबेट मिलेंगे। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो 8 अगर आप जोड़ोगे तो 8 और 8 16, तो यानी कि 17 नंबर पे जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो 17 नंबर पे कौन आ गया Q। अरे भाई 17 कैसे, देखो H की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 8, H को आप छोड़ दो, H के बाद क्या आएगा जो है यहाँ पर DHIJKLMN। ठीक है, और OPQ। अब काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 आ गए। तो यानी कि Q से स्टार्ट होगा, वो स्टार्टिंग Q से होगी और Q से स्टार्टिंग फर्स्ट वाले ही ऑप्शन में है। तो आपको और चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, फर्स्ट वाला आपका आंसर हो जाएगा और फर्स्ट आंसर लगाते ही आपका आंसर आ जाएगा और क्लिक करके एक नंबर ले जाओगे। तो था सिंपल ही क्वेश्चन लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी था। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो अगर ये क्लियर है तो थम्स अप कीजिएगा। अब यहाँ पर बताना है कितने आयत हैं। अब आयत हैं तो कैसे काउंट करेंगे, कुछ भी नहीं करना है, नो पेन नो पेपर।
नो पेन नो पेपर कैसे करेंगे कि इनकी नंबरिंग कर दो 1 2 3 और इन सबको आपस में ऐड कर दो। तो 1 2 3 कितना हो गया 6, तो टोटल कितने हो गए 6 रेक्टेंगल हो गए। कितने आयत हो गए 6 आयत हो गए 1 2 3, इनको आपस में ऐड कर दो प्लस प्लस कितने हो गए 6, तो 6 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो 6 आयत है। नेक्स्ट, नीचे दी गई संख्याओं में बेजोड़ संख्या आपको चुनना है। अब बेजोड़ संख्या कैसे चुनोगे, यहाँ पर है 33 75। मैंने पिछले भी वीडियोस में बताया था कि आप लोग नंबरिंग स्क्वायर याद कर लीजिए, कम से कम 50 तक का स्क्वायर आपको पता होना चाहिए। अगर 50 तक का स्क्वायर नहीं पता है तो आप लोग स्क्वायर जरूर लर्न कर लीजिए। अब यहाँ पर और 50 तक का स्क्वायर और 25 तक का क्यूब आपको पता होना चाहिए। अब देखो, अगर मैं बात करूँ 15 का स्क्वायर, तो 15 का स्क्वायर होता है 225, लेकिन यहाँ पर 225 नहीं है 33 75 है, यानी कि 3375। तो इसका मतलब ये 15 का क्यूब है, और 15 का क्यूब करोगे तो 3375 ही आएगा। इसी तरीके से 14 का क्यूब करोगे तो 2744 आएगा, और 2 का क्यूब करोगे तो 8 आएगा। तो आपको आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है, 980 आपका ये डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ए को भाग को दर्शाता है, बी गुणे को दर्शाता है, डी माइनस को दर्शाता है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर कैसे करोगे, सिंपल सा तरीका है, 68 यानी कि 68 68। सी पर सी किसको दर्शाता है, यहाँ पर जो है सी का तो लिखा ही नहीं है, तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इसको आप छोड़ दीजिए, क्योंकि सी का हम जो है यहाँ पर नहीं लिखा गया है, क्योंकि सी का रहना ज़रूरी था। तो इस क्वेश्चन को मैं अगले वीडियोज़ में डिस्कस कर दूंगा, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ मैं। तो इस क्वेश्चन को होल्ड कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि सी की वैल्यू हमें नहीं पता है कि सी किस तरीके से दर्शाता है, तो फिर हम नहीं लगा सकते इसको, ठीक है। तो इसको अगले क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, इसको अगले क्वेश्चन में अगले वीडियोज़ में इसको डिस्कस कर दूंगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसी निश्चित भाषा में पेन टेन सेन का अर्थ है पेन इज गोल्ड, ठीक है। यहाँ पर ये का जो लिखा है ना, ये हिंदी का का है, यहाँ पर कोड नहीं है, ध्यान रखिएगा, केवल कोड इतना ही है, पेन टेन और सेन। पेन टेन सेन का अर्थ है पेन इज गोल्ड, टेन सेन वैन का अर्थ है गोल्ड इज ओल्ड, सेन वैन कान का अर्थ है ओल्ड इज बोल्ड, और कान सान हाउ का अर्थ है बोल्ड इज स्ट्रॉन्ग। तो आपको बताना है कि स्ट्रॉन्ग इज पेन का कोड क्या होगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आप पहले ना स्ट्रॉन्ग को ढूंढो। कैसे करेंगे, इसमें इस तरीके से आपको एक एक उतारने की ज़रूरत नहीं है कि आप वहाँ पर जो एग्ज़ाम में जाओ उस पर जो सीट मिलती है उस पर उतारो ना, उतारना नहीं है, आपको सीधे स्ट्रॉन्ग पे जाना है, ठीक है। हमें किसका ढूंढना है, स्ट्रॉन्ग। अब ढूंढो स्ट्रॉन्ग कहाँ कहाँ है। स्ट्रॉन्ग ये मिल गया, एक ही जगह स्ट्रॉन्ग है और कहीं स्ट्रॉन्ग है नहीं, तो एक ही जगह स्ट्रॉन्ग है, तो स्ट्रॉन्ग का जो कोड होगा वो इन्हीं तीनों में से होगा। कान, यहाँ पर मैं स्ट्रॉन्ग लिख दे रहा हूँ, स्ट्रॉन्ग का जो कोड होगा वो कान सान हाउ में होगा। अब देखो कान कहीं पर दिख रहा है आपको, तो ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर कान दिख गया, सान अगर दिख रहा होगा तो यहाँ पे दिख गया, बचा कौन सा हो, तो स्ट्रॉन्ग का कौन सा हो गया, हाउ, ठीक है, HAW। अब देखो ऑप्शन में HAW कहाँ कहाँ है, ऑप्शन में HAW कहाँ कहाँ है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो HAW है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन में है। तो एग्ज़ाम में आपको गुमराह करने के काफ़ी सारे तरीके होते हैं। एग्जामिनर जो है देगा बहुत ही आसान क्वेश्चन, लेकिन आपको क्या करेगा, उसी में उलझा देगा और आप जो है उसी में उलझ जाओगे और आपका टाइम ख़राब हो जाएगा। तो देखो HAW कहाँ पर है, इस वाले ऑप्शन में है नहीं, इस वाले ऑप्शन में है नहीं, इस वाले ऑप्शन में है नहीं, तो कौन सा आंसर हो जाएगा, डी। तो क्या मुझे सारे का कोड निकालने की ज़रूरत पड़ी, नहीं। और ऐसे ही एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेगा कि सबका कोड निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, केवल एक का। लेकिन अब कुछ लोग क्या करेंगे, सारा निकाल लेंगे, वो क्वेश्चन ऑप्शन देखेंगे ही नहीं कि ऑप्शन में पूछ क्या रहे हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। तो क्या हमें सारी जो है सॉल्व करने की ज़रूरत पड़ी, नहीं। अब अगर मैं सारा सॉल्व करूं तो कैसे करूंगा, अब देखो इज कहाँ पर है, तो इज यहाँ भी है और कहीं पर इज है, हाँ इज यहाँ भी है, तो दो जगह मिल गया मुझे, तीन जगह इज मिल गया। तो इज का कोड क्या हो जाएगा,
या तो पैन होगा या फिर सैन होगा, ठीक है। बोल्ड देखो कहाँ कहाँ है, तो बोल्ड कहाँ है, बोल्ड यहाँ पर मिल गया, और कहाँ पर बोल्ड है, और कहीं पर बोल्ड है, ये रहा बोल्ड। तो बोल्ड का जो हो जाएगा वो सैन हो जाएगा, और इज का कोल्ड हो जाएगा पैन हो जाएगा। तो आई होप कि सारी चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। अगर क्लियर हो रही तो थम्स अप कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। और जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। लाल कलर का बटन दिख रहा होगा राइट साइड में कॉर्नर में, उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटा जरूर बेल कर दीजिएगा, दम प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है ये कह रहा है कि दिए गए शब्दों को शब्दकोश में दिए गए क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। शब्दकोश का मतलब डिक्शनरी, आप लोगों ने बचपन में डिक्शनरी पढ़ी होगी और अभी भी डिक्शनरी पढ़ ही रहे होंगे। तो डिक्शनरी के अकॉर्डिंग शुरू करना है। अब डिक्शनरी भी किस तरीके से शुरू होता है, जैसे ए से शुरू होता है, ठीक है। अब ए में भी ए होता है, उसके बाद बी होता है, फिर बी में भी बी होता है। तो इस तरीके से ए बी सी यानी डिक्शनरी के वर्ड के अकॉर्डिंग आपको सेट करना है। अब देखो सेट कैसे करेंगे, तरीका कौन सा है, तो आप देखोगे कि एम जो है वो सब में कॉमन है। एम फर्स्ट वाले में भी है, सेकंड वाले में भी है, थर्ड वाले में और फोर्थ वाले में। तो एम सब में कॉमन है। तो हमें शुरू कहाँ से करना होगा, तो जहाँ से कॉमन नहीं है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ए जो है फर्स्ट वाले ऑप्शन में नहीं है, ए सेकंड में है, थर्ड में है और फोर्थ में है। अब इन तीनों में ए कॉमन है। अब ए से आगे बढ़ो तो ए के बाद क्या आता है, बी आता है, लेकिन बी कहीं पर है नहीं। फिर क्या आता है, सी। तो इसका मतलब कि ऑप्शन फोर्थ से ही स्टार्ट होगा, फोर्थ से स्टार्ट होगा क्योंकि एम ए सी फोर्थ ये पहले नंबर पे आएगा, ठीक है। यानी कि डिक्शनरी में ये फर्स्ट स्थान पे आएगा, तो फोर्थ से ही स्टार्ट होना है। अब देख लो किन किन ऑप्शन में फोर्थ से स्टार्टिंग हो रही है, तो दो ऑप्शन तो आपके वैसे ही एलिमिनेट हो गए। अब सेकंड चेक करो कि सी एम सी हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर सी के बाद क्या आता है, डी आता है। तो डी तो कहीं है नहीं, डी के बाद क्या आता है, एफ आता है, एफ भी नहीं है, एफ के बाद फिर क्या आता है, जी आता है। तो जी मिल गया आपको। तो फोर्थ और थर्ड होगा, तो अगेन इन दोनों ऑप्शन में फोर्थ और थर्ड है। अगला और चेक करो तो ये आपका आ जाएगा दूसरे स्थान पे, ठीक है। फिर आपको चेक करना है कि ए के बाद क्या आता है, एन, क्योंकि जी के बाद फिर आगे कोई है नहीं, फिर एन आएगा। तो सेकंड पोजीशन पे जो आएगा वही आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि तीसरे स्थान पे कौन आएगा, एम ए एन जी। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, फोर्थ, थर्ड, सेकंड, फर्स्ट। तो ये डिक्शनरी के अकॉर्डिंग हो गया कि पहले स्थान पे फोर्थ होगा, फिर थर्ड वाला होगा, फिर सेकंड, फिर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये कथन और निष्कर्ष का क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाएगा, इसको छाप लीजिएगा। और एग्ज़ाम में जो पूछा जाएगा वो एग्ज़ाम में आ चुके हुए क्वेश्चन ही पूछता है, ठीक है। या फिर करंट में जो चीज़ें चल रही हों वो पूछेगा। तो करंट में आप ध्यान रखिए अपने आसपास जो एक्टिविटीज़ होती हैं तो उन्हीं के अकॉर्डिंग वो क्वेश्चन को सेट करता है। इसमें कह रहा है कि प्रत्येक राजनेता एक राजनीतिक वैज्ञानिक नहीं हो सकता। प्रत्येक राजनेता यानी कि पॉलिटिशियन राजनीतिक वैज्ञानिक नहीं हो सकता, क्योंकि सभी पूर्व में अपेक्षित योग्यता के अधिकारी नहीं हैं। अब इसका मतलब सर हमें समझ में आया नहीं। सिंपल सा मतलब ये है कि जो राजनेता है ना वो राजनीतिक वैज्ञानिक नहीं हो सकते। राजनीतिक मतलब कि उनमें प्रौढ़ता नहीं है। राजनीतिक साइंटिस्ट होते हैं ना कि किसी भी चीज़ में वो खोज कर, जैसे रॉकेट का साइंटिस्ट हो, पूरी तरीके से रॉकेट कैसे बनाया जाएगा, क्या है, बारीकी से जानेगा। तो प्रत्येक राजनेता थोड़ी नहीं भाई जान सकते हैं कि राजनीति में क्या क्या चीज़ें होती है। कई लोगों को तो उनका जो अनुच्छेद नहीं पता होगा, संविधान नहीं पता होगा, ऐसे ऐसे राजनेता हैं। तो राजनीति वैज्ञानिक नहीं हो सकता है, ठीक है। ये स्टेटमेंट में कह रहा है क्योंकि सभी पूर्व में अपेक्षित योग्यता के अधिकारी नहीं है। अब इसमें जो क्वेश्चन का आंसर हमें देना होता है वो हमें खुद के दिमाग, अपना कोई भी दिमाग नहीं लगाना है, हमें एक्स्ट्रा सोचना ही नहीं है। जो इस कथन में कह रहा है, एग्जामिनर जो इस कथन में कह रहा है उसी कथन को ध्यान में रखते हुए हमें निष्कर्ष निकालना होता है। और उस निष्कर्ष में हमें यह दिखाना होता है कि कौन सा निष्कर्ष इसमें अनुसरण करेगा। या तो पहला करेगा, ऑप्शन इस तरीके से दिए जाएंगे, या पहला करेगा या दूसरा करेगा।
इस तरीके से या तो केवल फर्स्ट करेगा या केवल सेकंड करेगा या फिर दोनों करेंगे या फिर दोनों नहीं करेंगे। ठीक है, इस तरीके से ये एग्जाम में पूछा जाएगा। अब पहला वाला कह रहा है कि राजनेताओं को निरक्षर होने की आवश्यकता है। ये तो सरासर गलत हो गया, देखते ही गलत हो गया, क्योंकि ऐसा कोई बात यहाँ पर कही नहीं जा रही। कह रहा है कि पूर्व में अपेक्षित योग्यता के अधिकारी नहीं है। अब निरक्षर होने की और पढ़ने की यहाँ पर बात तो कही नहीं जा रही, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फिर कह रहा है कि एक राजनीतिक वैज्ञानिक आवश्यक रूप से अच्छा राजनीतिज्ञ बनाएगा। कह रहा है कि एक राजनीतिक वैज्ञानिक, जबकि राजनेता का मैं बोल रहा हूँ, राजनीतिक वैज्ञानिक आवश्यक रूप से एक अच्छा राजनीतिज्ञ बनाएगा। तो ये भी जो है स्टेटमेंट से कहीं भी ताल्लुकात नहीं रख रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, फॉलो नहीं करेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ना तो पहला और ना ही दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसी निश्चित कोड भाषा में क्विट को $5 लिखा जाता है, तो टिनी को $1 लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में नेट को क्या लिखा जाएगा, NET। तो ये जो कोड दिए गए हैं ना, इन्हीं में से आपको ढूंढना है। तो n का कोड क्या होगा, n ढूंढो कहाँ है, ये रहा n, ये रहा। तो n तीसरे स्थान पे है, तो तीसरे स्थान पे क्या आएगा, 6। स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, 6 से, ये वाला एलिमिनेट, ये वाला एलिमिनेट। फिर e का क्या होगा, e कहाँ पर है, लास्ट में है, तो क्या आएगा, @ आएगा। तो लास्ट में यानी कि सेकंड पोजीशन पे @ कौन होगा, तो ये सेकंड वाला। सारा चेक करने की आपको ज़रूरत ही नहीं है, आपका आंसर इस तरीके से आप एग्ज़ाम में करिएगा, डेफिनेटली आपका टाइम भी बचेगा और आप ज़्यादा जो क्वेश्चन कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बेजोड़ शब्द चुनिए। खरीफ मक्का, यानी कि खरीफ जो है, खरीफ में कौन सा आता है, मक्का आता है। रबी में सरसों, बाजरा, रबी, खरीफ सोयाबीन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाजरा रबी। बाजरा जो है वो खरीफ की फसल है, ठीक है, खरीफ की फसल है, और ये लिखा किस में है, रबी में। तो बाजरा खरीफ की फसल है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, यही आपका बेजोड़ हो जाएगा। आगे मैं जब ये सिमिलरिटी का यानी कि क्लासिफिकेशन का जब सेपरेट वीडियो लूँगा, तो उसमें मैं आप लोगों को बताऊँगा काफ़ी डिटेल में कि किस तरीके से क्लासिफिकेशन के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बन सकते हैं। नेक्स्ट, बिलास को याद है कि उसकी शादी 4 जुलाई के बाद हुई है, जबकि उसकी बहन को याद है कि उसकी शादी 6 जुलाई से पहले हुई है। जुलाई की किस तारीख को उसकी शादी हुई है। तो देखो, इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखे, आपको कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, बस इन दोनों के बीच में जो भी डेट पड़े वही आपका आंसर। तो 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा, भन्न से आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। बेजोड़ शब्द चुनिए। अगेन ऑड आपको फाइंड आउट करना है। क्षतिग्रस्त, गलती, गलत, अनुचित। तो यहाँ पर ये क्षतिग्रस्त हो जाएगा। क्यों, क्योंकि गलती जो होती है वो मिस्टेक यानी कि किसी भी से होती है। क्षतिग्रस्त का मतलब कि कोई ढह जाए, गलती में तो होता नहीं है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा क्षतिग्रस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अव्यवस्थित शब्द किसी देश की प्रमुख पुस्तक का नाम नहीं है। अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये सारे इस टाइप के, ये एनटीपीसी का फेवरेट क्वेश्चन है। एनटीपीसी आरआरबी ग्रुप डी का फेवरेट क्वेश्चन है ये एग्जाम में। ये मुलाकात होगी आप लोगों से वहाँ पर इसकी। तो अगर आप देखोगे तो ध्यान से देखिए, इसमें मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं है ज़्यादा। देखो, ये साफ साफ नज़र आ रहा है कि ये ब्लू बुक लिखा हुआ है, ब्लू बुक लिखा हुआ है ये, अगर आप ध्यान से देखोगे। और ब्लू बुक जो है ये ब्रिटिश सरकार की एक आधिकारिक रिपोर्ट है, ठीक है। ये लिखा हुआ ग्रीन बुक, और ये ग्रीन बुक जो है ये ईरान और इटली की आधिकारिक जो है वो रिपोर्ट है। उसके बाद रेड बुक, नेक्स्ट नीचे लिखा हुआ रेड बुक, और ये कहीं का भी नहीं है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा रेड बुक। बाकी वाइट बुक की अगर मैं बात करूँ तो वाइट बुक जो है ये चाइना का आधिकारिक प्रकाशन है, वाइट बुक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपको सीरीज का क्वेश्चन है, तो कैसे करोगे। देखो एन कितने नंबर पे आता है अभी मैंने बताया, अगर आप रिवर्स करके वीडियो को देखिएगा तो यहाँ पर नंबर ही बताई हुई है। एन 14 नंबर पे आएगा, ओ कितने नंबर पे आएगा 15, पी कितने पे 16, क्यू कितने पे आएगा 17। तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में चल रही है, 14, 15, 16, 17। तो अगला नंबर किसका 18, 18 पे क्या आता है आर, और आर से देखो सारे आर से स्टार्टिंग हो रही है, यानी कि सारा चेक करना पड़ेगा। उसके बाद फिर लास्ट वाला एक और चेक करो, टी पे कितना है 20, और 20 से कितना बना दिया इसने
23 से फिर कितना बना दिया 26, यानी कि 3 3 बढ़ रहा है, और फिर यहाँ पर 6। तो जो भी राइट जो है लास्ट में 6 मिल जाए वही आपका आंसर हो जाएगा। तो लास्ट में 6 दो में मिल रहे हैं, सी और डी में। अब पूरा चेक करना पड़ेगा। यहाँ पर ई देखोगे 2 बढ़ रहा है, यहाँ पर 2 बढ़ रहा है, यहाँ पर 2, तो ये 2 बढ़ेगा 13 आएगा। तो डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, RMF। नेक्स्ट ये सीरीज का क्वेश्चन है 0 9 17 24 30 35 क्वेश्चन मार्क 42। तो ये किस तरीके से करेंगे, सिंपल सा है। देखो 0 से 9 यानी कि कितना बढ़ा, 9 बढ़ गया, 9 से 17 कितना बढ़ गया, 8 बढ़ गया, 8 से 24 बनाया, 7 बढ़ गया, 7 से 6, 6 से 5, और 5 से अगला नंबर किसका 4, तो 35 में 4 जोड़ोगे 39 आएगा। तो इसका राइट आंसर 39। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सिलॉक्स का क्वेश्चन है कि कुछ मेज़ कुर्सियां हैं, कुछ जो है मेज़ क्या हैं, वो कुर्सियां हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने मेज़ बना दिया और यहाँ पर बना दिया कुर्सियाँ, चेयर, यानी कि कुछ मेज़ क्या हैं, कुर्सियाँ हैं, और सभी कुर्सियाँ कप हैं। सारे के सारे जो कुर्सियाँ हैं ना वो क्या हैं, कप है, ठीक है। सारे की सारी कुर्सियाँ क्या हैं, कप हैं, और ये क्या है आपका मेज़ है। फिर निष्कर्ष ये पूछ रहा है कि सभी मेज़ कप हैं, क्या सारे के सारे मेज़ आपको कप में दिखाई दे रहा है, नहीं, तो पहला वाला आपका गलत हो जाएगा। फिर कह रहा है कि कुछ मेज़ कप हैं, तो हाँ कुछ मेज़ कप हैं, तो सेकंड वाला आपका फॉलो करेगा। तो इसमें इस तरीके से ऑप्शन में पूछा जाएगा कि क्या ऑप्शन फर्स्ट आंसर कर रहा है, क्या सेकंड आंसर कर रहा है, क्या दोनों कर रहे हैं, क्या दोनों नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सेकंड, कुछ मेज़ कप हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 8 2 2 5, ये भी सिमिलरिटी का क्वेश्चन है। देखो अगर आप ध्यान से देखोगे तो 8 और 7 15, 8 और 7 कितना हो जाएगा 15। 7 और 8 को अगर आप जोड़ोगे तो होगा आपका 15, और 15 का स्क्वायर कर दो मिल जाएगा 225। तो इसी तरीके से क्या जोड़े कि हमें 9 मिल जाए, तो एक ही ऑप्शन है 4 5। तो 4 और 5 को जोड़ोगे तो मिलेगा 9, और 9 का स्क्वायर करोगे तो मिलेगा 81। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 45। नेक्स्ट है सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, कह रहा है कि 5 लड़के MNOPQ एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र के सम्मुख बैठे, यानी कि केंद्र की ओर देख रहे हैं, सेंटर की ओर देख रहे हैं। OM के दाएं तीसरे स्थान पे बैठा हुआ है। तो 5 लोग हैं, एक ही फिगर में बनाना है क्योंकि 5 बंदे हैं, ज़्यादा बनाने की ज़रूरत नहीं है, 2 डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर 8 या 9 होते तो हम बनाते, 7 होते। जिनको भी सीटिंग अरेंजमेंट में दिक्कत है, जिनको बेसिक से सीखना सीटिंग अरेंजमेंट, वो मैं सीटिंग अरेंजमेंट की सीरीज चला रहा हूँ, प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं, या फिर वीडियोस में देखिएगा तो आपको सीटिंग अरेंजमेंट का पार्ट 1 पार्ट 2 इस तरीके से देख लीजिएगा, तो वहाँ से आपको सीटिंग अरेंजमेंट का काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए इसको शुरू करते हैं सॉल्व करने के लिए। OM के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है, क्योंकि सारे सारे कहाँ देख रहे हैं, सेंटर की तरफ देख रहे हैं, तो चिंता वाली कोई बात है नहीं। कह रहा है कि OM के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा हुआ है, O जो है M के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है, तो यहाँ पर आ जाएगा O, ठीक। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। फिर कह रहा है कि P M का पड़ोसी नहीं है, तो P ना तो यहाँ बैठेगा ना यहाँ बैठेगा, तो P यहाँ बैठेगा, ठीक है भैया, हम नहीं बैठेंगे M के पास। फिर कह रहा है कि Q O का पड़ोसी नहीं है, Q जो है ना O का पड़ोसी नहीं है, तो Q एक ही जगह बैठेगा। और बचा कौन सा, बचा है यहाँ पर N, तो N यहाँ पर बैठ जाएगा। अब इसमें कुछ भी पूछे आप बता ले जाओगे। अब पूछ ले कि M के अपोजिट कौन बैठा है, तो O बैठा है। अगर ये पूछे कि N के बाएं तीसरे स्थान पे कौन बैठा है, तो N के बाएं तीसरे स्थान पे कौन बैठा है, 1 2 3 Q बैठा हुआ है। तो इस पर बेस्ड ऐसे भी कई सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो आई होप कि सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी, और मैंने जो है आप लोगों को अच्छे तरीके से बताने की कोशिश की है। तो वीडियो कैसा लगा सजेशन के तौर पे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए और शेयर कर दीजिए, जहाँ कहीं भी आप जुड़े हैं वहाँ पर शेयर कर दीजिए, ताकि और बच्चे भी सीख पाएँ। अगर आप शेयर करोगे तो आपका भी कहीं ना कहीं जो है प्रॉफिट होगा। तो इसी के साथ
इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करता हूँ। नेक्स्ट ये सीरीज़ कंटिन्यू चलेगी आरआरबी एनटीपीसी की, और इस पर सेपरेट वीडियोस भी मैं जल्द लेके आने वाला हूँ। और बाकी मैंने लास्ट 10 ईयर के जो एनटीपीसी के या एसएससी के रीजनिंग के क्वेश्चन या फिर बैंकिंग के रीजनिंग के क्वेश्चन उनकी भी सीरीज़ में जल्द से जल्द स्टार्ट करने वाला हूँ। तो काफ़ी कुछ मिलेगा आपको इस चैनल पे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि डेली का अपडेट आपको मिलता रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।